बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य का। कौन सा पेपर होगा? जो रीति काव्य का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन से प्रश्न पढ़ेंगे भाई? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है भाई। आपको पता है, आपको जो 10% है, कितने परसेंट? 10% वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं और लगभग परसेंट जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ यहीं से देखने को मिलेंगे। अपन क्लास शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा भाई। और चैनल को जोर से सब्सक्राइब, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लास्ट में जो क्लास डालता हूँ ना उसी से लगभग पर्सन देखने को मिलते हैं। टॉप 5-6 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको सुपर रिवीजन करने के लिए, और उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। साथ के साथ ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। कहाँ पर मिलेगी उसके बारे में बता देता हूँ आपको। अगर आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे जाओगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना हिंदी लिटरेचर। क्या सर्च कर लेना? हिंदी लिटरेचर सर्च कर लेना। यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेगी, हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से। इस पीडीएफ को सर्च पढ़ लेना भाई। फिर से बता देता हूँ, हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, नेट को ऑन ऑफ कर लेना, आपके सामने पीडीएफ देखने को मिलेगी और यहाँ पर हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से लिखा होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है भाई। चलिए शुरू करते हैं यूनिट वाइज प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के सीमांकन परिस्थितियों प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न की बात करें, रीतिकाल का काल सीमांकन को कहाँ से कहाँ तक है? लगभग 1643 से लेकर 1850वीं ईस्वी तक का काल हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक का? 1643 से लेकर 1850वीं ईस्वी तक का जो समय काल है वही जो हिंदी साहित्य है वो उसमें रीतिकाल का समय कहलाता है। कब से कब तक का? 1643 से लेकर 1850 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने जब मुगल काल है, जब मुगल काल, उत्तर मुगल काल से लेकर आपके सामने जो अंग्रेज 1857 की क्रांति तक आपके सामने जो हिंदी साहित्य लिखा गया वही रीतिकाल का समय जाना जाता है। रीतिकाल का नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि इस काल में रति ग्रंथों में अलंकार प्रधान काव्य की अधिकता के कारण इसे रीतिकाल कहा गया। मतलब आपके सामने इस काल में जो रीति ग्रंथ, कौन से ग्रंथ हुआ करते थे? जो रीति ग्रंथ होते थे, मतलब जो साहित्य लिखा जाता था उसके अंदर अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग होता था। किसका? अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग होता था। किसका? अलंकारों का। मतलब जब हिंदी साहित्य की रचना की जाती थी, कोई भी कवि अपना काव्य की रचना करता था तो उसमें भर भर के अलंकारों का प्रयोग किया करता था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीतिकाल। क्यों? रीतिबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य की रचना की जाती थी। रीतिबद्ध क्या होता है? कोई भी नियम होता है ना, नियम कायदे अलंकार छंद का सही से प्रयोग करके अगर कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको रीतिकाल के नाम से जाना। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां कैसे थी? मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो रहा था। क्या था? जितने भी जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य आपके सामने धीरे धीरे वो गिरता जा रहा था। क्या हो रहा था? मुगल साम्राज्य है वो अपने पतन की ओर जा रहा था और जो क्षेत्रीय राजा हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा हैं, उनका उदय होना शुरू हो गया था। क्या हो गया था? मुगल साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य का पतन देखने को मिल रहा था और जो क्षेत्रीय राजा हैं, समझ में आ गया? छोटे मोटे जो आपके सामने जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, जैसे जयपुर का राजा हो गया, वह अजमेर का हो गया, यूपी का, को बिहार का, इस प्रकार के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उनका धीरे धीरे क्या होने लग गया था? उदय होना शुरू हो गया था। सामाजिक परिस्थितियों की विशेषता, दरबारी संस्कृति और भोग विलास की प्रवृत्ति। मतलब जो सामाजिक परिस्थितियां कैसी हुआ करती थी? दरबारी संस्कृति हुआ करती थी। मतलब जितने भी जो आपके सामने जो कवि हुआ करते थे वो दरबार में रहकर अपने साहित्य की रचना करते थे। कहाँ पर? दरबार में रहकर अपने साहित्य की रचना करते थे। और भोग विलास, जो राजा है वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। इसीलिए जो साहित्यकार है वो भी भोग विलासता से संबंधित अपने साहित्य, उनके साहित्य में भी भोग विलासता की भावना देखने को मिलती थी। क्योंकि भाई जो
रीतिकाल में जितने भी जो कवि होते थे ना, वो कोई भी राजा के दरबार में रहकर कार्य करते थे, राजा के बारे में बताते, उन्होंने जिंदगी में क्या किया, उनकी प्रेम कहानी, उनके युद्ध, उनके बारे में बताते थे, और राजा जैसा जीवन जीता था उसी के बारे में बताते थे। मुगल काल के बाद में जितने भी जो राजा हुए वो सब भोग विलासता से अपना जीवन आराम से जिंदगी में ऐशो आराम से जिंदगी जी, तो वही चीज उनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। सांस्कृतिक परिस्थितियां, राजश्रय व दरबारी वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, किस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती थी। जो राजा है, राजा के आश्रय में साहित्य की रचना होती थी, और दरबारी वातावरण मतलब जो राजा है वहाँ पर क्या आपके सामने उसके दरबार में रहकर क्या किया जाता था, साहित्य की रचना की जाती थी। क्या की जाती थी, साहित्य की रचना। कोई भी राजा है उसके दरबार में रहकर आपके सामने साहित्य की रचना होती थी, और राजा के आश्रय में आपके सामने साहित्य की रचना देखने को मिलती थी। अगले वाला पॉइंट है साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी, श्रृंगार रस व अलंकारों की प्रधानता। मतलब जो साहित्य है उसमें प्रेम रस की भावना देखने को मिलती थी। कौन से रस की, प्रेम भावना की। उसमें प्रेम भावना से संबंधित कौन सा रस होता है भाई, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से संबंधित साहित्य देखने को मिलता था, और अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं, क्या है, अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उन अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका प्रयोग बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। अगले वाला प्रश्न है, रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या होती है, श्रृंगार रस में और नायिका भेद। मतलब जो रीति काल में आपके सामने कौन सा रस का प्रयोग किया जाता था, श्रृंगार रस का। कौन से रस का, श्रृंगार रस का। और जो नायिका भेद है, नायिका भेद मतलब जो आपके सामने प्रिय प्रियतम है उनके बीच में आपके सामने जो प्रेम संबंधों को दिखाया जाता था। अच्छा प्रश्न है भाई। रीति ग्रंथ क्या है आपके सामने, काव्य के लक्षण और अलंकारों की विवेचना करने वाले ग्रंथ। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो काव्य हैं उनके लक्षण और अलंकारों को, रीति ग्रंथ वही हैं जिनके अंदर आपके सामने जो काव्य होते हैं उनकी साहित्य की रचना के अंदर अलंकार और छंदों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। तो जिन ग्रंथों के अंदर रीति काल के कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य है उसको रचित किया गया, या जिसके अंदर जिस साहित्य के अंदर बहुतायत में अलंकार देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, रीति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रीति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, रीतिबद्ध काव्य से आपका क्या आशय है। जो रीति ग्रंथों का नियम को पालन करे। मतलब रीतिबद्ध काव्य वही होता है जो रीति ग्रंथ के जो नियम है जिसमें अलंकार, कौन कौन किसकी बात होती है, जिसमें अलंकार हो गया आपके सामने, जिसके अंदर आपके सामने क्या क्या देखने को मिलता है रीति ग्रंथों में, अलंकार, छंद, इन सब का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रीति ग्रंथ के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, रीति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, रीति सिद्ध काव्य कौन सा होता है। कौन सा काव्य, रीति सिद्ध काव्य कौन सा होता है, जिनमें लक्षण तो न हो पर रीति का प्रभाव हो। मतलब रीति सिद्ध वो काव्य होता है जिसमें आपके सामने नियम कायदों का तो प्रयोग हो लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं उनका प्रभाव नहीं देखने को मिले। रीति मुक्त, स्वच्छंद और भाव प्रदानकारी। देखो मैं बताता हूं आपको अच्छे से समझाऊं। पहले आता है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध होता है अगर कोई भी साहित्य लिखने वाला व्यक्ति जब अलंकार, छंद या व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको अच्छे से मानकर, मतलब उनका बहुतायत में प्रयोग करे, वो रीतिबद्ध काव्य होता है। रीति सिद्ध काव्य कौन सा होता है आपके सामने, जो रीति सिद्ध काव्य कौन सा होता है, रीति सिद्ध काव्य वो होता है जिसके अंदर जो साहित्यकार है उसके अगर मन में आए तो वो उसका प्रयोग कर सकता है, अगर उसको लगे, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता है, बहुतायत में प्रयोग नहीं होता है, छंदों का, अलंकारों का, ऋण का। रीति मुक्त काव्य वो होता है जिसके अंदर स्वच्छंद, कैसा, जिसमें स्वच्छंद और भाव प्रदान साहित्य की रचना की जाए। क्या किया जाए, जो कवि है, जो लेखक है, उसके जैसा मन में आए वैसा साहित्य की रचना करे, वो किसी बंदिशों में न फंसे, कोई भी प्रकार की बंदिशों में नहीं फंसे, जैसे उसके मन में आए वैसे साहित्य की रचना करे, उसको रीति मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रीति मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, रीति काल के प्रमुख रस कौन से हैं। तो रीति काल का प्रमुख रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है वो आपके सामने जो रीति काल है उसके संबंधित आपके सामने क्या है, प्रमुख आपके सामने साहित्य का जो रीति काल में जो श्रृंगार रस है उसका बहुतायत में प्रयोग देखने को मिलता था। कौन से रस का, श्रृंगार रस का बहुतायत में प्रयोग देखने को मिलता था रीति काल में। मतलब प्रेम से संबंधित साहित्य की रचना ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। नायिका भेद की परंपरा क्या है,
नायिका के विभिन्न रूपों का वर्णन करना, मतलब जो भी कोई भी महिला है या स्त्री है उसके रूप चिंतन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, दिखाया जाता था किसके अंदर, जो रीति सिद्ध काव्य होता है उसके अंदर। समझ में आ गया, कैसी सुंदरता है भाई, क्या कैसे उसकी आँख है, कैसी नाक है, कुछ कैसे उसका रूप सौंदर्य उसके बारे में दिखाया जाता था, उसी को नायिका भेद के नाम से जाना जाता है। अलंकारों का महत्व, काव्य को सौंदर्य प्रदान करना। अलंकारों का क्या महत्व भाई, आपको पता है अलंकारों को जो साहित्य होता है उसी की क्या बोला जाता है भाई, अलंकारों को जो साहित्य होता है उसकी सौंदर्य या उसकी आभूषण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, आभूषण के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, जो काव्य के आभूषण के रूप में जाना जाता है, और आभूषण का काम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने का। तो काव्य भी क्या करते हैं भाई, आपके सामने अलंकार क्या करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट है रीतिकाल की आलोचना। रीतिकाल की क्या आलोचना होती है, इसे दरबारियों और जीवन विमुख कहा गया। मतलब जो रीतिकाल में, जो रीतिकाल है इसमें दरबारी जीवन और जीवन विमुख, मतलब आपके सामने जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अपने राजाओं के आसपास के जीवन का साहित्य लिखते थे, और जीवन अपने जीवन की भोग विलासिता पर ही इनका पूरा का पूरा जोर रहा करता था। तो दरबारी साहित्य और जीवन विमुख साहित्य इनके द्वारा रचित किया गया। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, इसमें अपन केशवदास बिहारी और देव से संबंधित साहित्य है। किससे संबंधित, केशवदास बिहारी और देव से संबंधित साहित्य देखने को मिलता है। केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका का रचना की गई, किसकी, रामचंद्रिका की। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, केशवदास किस काल के कवि हैं, तो जो केशवदास हैं, कौन, जो केशवदास हैं वो आपके सामने किस काल के कवि माने जाते हैं भाई, रीतिकाल के। कौन से काल के, रीतिकालीन कवि के नाम से जाना जाता है। किसके काल कौन से काल के कवि हैं, रीतिकाल के समय के, रीतिकाल होता है उस समय के आपके सामने कवि जाने जाते हैं। कौन, केशवदास। कौन भाई, केशवदास है, वो रीतिकालीन कवि के नाम से उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है रामचंद्रिका का विषय क्या है। रामचंद्रिका का क्या विषय है, राम कथा का वर्णन करना। किसका वर्णन करना, जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है उनके जीवन विषय के ऊपर आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है वो कौन सा है, कौन से साहित्य के अंदर, रामचंद्रिका के अंदर। अच्छे से समझ लेना, रामचंद्रिका के अंदर भगवान श्री राम के साहित्य से के जीवन से संबंधित साहित्य की रचना की गई। और किसने लिखे है, केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका में। इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई, तो केशवदास के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, केशवदास के द्वारा। प्रश्न आएगा, चिपका के आ जाना ऐसा कैसा। अगले वाला प्रश्न है रावण और अंगद के बीच में संवाद का क्या भाव है। तो आपको पता भाई, आपके सामने अंगद जो रावण के दरबार में जाते हैं और अपना पैर वो स्थापित कर देते हैं, है ना, और कहते हैं कि भाई कोई अगर तुम्हारे, कहते हैं कि बहुत बाहुबली लोग आपके सामने रावण के जो दरबार में लोग रहते हैं, तो मेरा कोई पैर हिलाकर दिखा दो, और आपके सामने वो पैर नहीं हिला पाते हैं। तो यही है वीरता और स्वाभिमान। अपने रावण के आगे जाकर अंगद ने क्या किया था, वीरता का परिचय दिया था, और अपने स्वाभिमान, अपने जो भगवान श्री राम के प्रति भक्ति और आपके सामने जो अपना बाहुबल है उसका परिचय दिया गया था। बिहारी, मेरो भव बाधा हरि का विषय क्या है। मेरो भव बाधा हरि ये किसके द्वारा लिखेगा भी, जहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति का भाव दिखाई पड़ता है। क्या होता है, जो राधा है और जो कृष्ण, भगवान कृष्ण है, उनके बीच में जो भक्ति है उसका भाव आपके सामने जो बिहारी के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है मेरो भव बाधा हरि के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, राधा कृष्ण के जो भगवान श्री कृष्ण है और जो राधा है उनकी भक्ति भावना से संबंधित जो साहित्य है उसकी भावना देखने को मिलती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, नहीं परागु नहीं मधुर मधु के भाव। क्या कहा गया है जिसमें नहीं परागु नहीं मधुर मधु के भाव है, समय अनुकूल प्रेम करना। मतलब नहीं परागु नहीं मधुर प्रेम, तो जैसा समय अगर आपका अनुकूल हो उसी के हिसाब से प्रेम किया जाता है, उसी में आपके सामने पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। बिहारी की शैली क्या है, तो आप सबको पता है, जैसे कबीर दास हो गए, रेदास हो गए, उन समय काल के बिहारी होते हैं, और उन्होंने भी क्या किया भाई, भक्तिकालीन कवियों में से एक ये भी हैं। इन्होंने कैसे साहित्य की रचना किया, दोहों के बारे में लिखा है। किसके बारे में, दोहों के, अपने साहित्य में दोहों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, और अर्थ गंभीरता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इनके द्वारा जो साहित्य है उसमें जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है उसमें बहुत ही गंभीर अर्थ निकलता है। कैसा अर्थ निकलता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर अर्थ है वो आपके सामने निकलता है। और दोहों के माध्यम से इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, संक्षिप्त में बहुत कुछ कहने का काम किया है। किसके द्वारा,
बिहारी के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, कहत नटत रिजत खिचत का अर्थ क्या है आपके सामने। मतलब पहले आपके सामने बोलती है, फिर मना करती है ना, फिर रिझती है ना, थोड़ा सा देखकर और फिर खींचती है। मतलब आपके सामने रिझना मतलब थोड़ा शर्माती है और फिर आपके सामने फिर से देखती है। तो ये तो एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी को देखकर किस किस तरीके से उसके भाव होते हैं उसको इसके अंदर दिखाया गया है। समझ में आ गया। तो प्रेम के अंदर किस किस प्रकार की व्यक्ति चंचलता दिखाता है उसके बारे में आपको दिखाया गया है इसके अंदर। बिहारी की काव्य सौंदर्यता क्या है। शब्द सौंदर्य और अलंकार योजना, मतलब अपने शब्दों को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विस्तृत रूप से दिखाया है और अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, अलंकार होती हैं उनका बहुतायत में प्रयोग किया है और शब्दों को बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, जो शब्द होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है और अलंकारों का भी प्रयोग किया है। क्या किया है, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनका प्रयोग किया है और शब्दों को सुंदरता के साथ उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। अगले वाला प्रश्न है, देव किस धारा के कवि हैं। तो कौन सी धारा के कवि हैं भाई, इंपॉर्टेंट है रीतिबद्ध के। कौन से, रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसके कवि दिखाई पड़ते हैं। कौन आपके सामने, देव। कवि देव है, वो रीतिबद्ध काव्य धारा, कौन सी काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन सी, रीतिबद्ध काव्य धारा के आपके सामने प्रमुख कवि कौन है, कवि देव। कौन, कवि देव हैं, वो आपके सामने रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से उनका नाम जाना जाता है। कवि देव की भाषा कौन सी है। तो कवि देव के द्वारा कौन सी भाषा लिखी गई है भाई, ब्रज भाषा लिखी गई है। कौन सी भाषा लिखी गई भाई, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। कलिंदी कुल का भाव क्या है। तो कलिंदी कुल का भाव क्या आपके सामने, भगवान कृष्ण और भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की लीला की गई। क्या किया गया, जो भगवान कृष्ण हैं उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो लीला की गई उनका आपके सामने वंदना, उनका जो रूप चिंतन उनके बारे में कहा गया है। किसके अंदर, कलिंदी कुल के अंदर। जो कालिंदी कुल है इसके अंदर क्या किया गया, भगवान श्री कृष्ण की जो अलग अलग प्रकार की जो उनके द्वारा लीलाएं की गई उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। अगले वाला है, फाग का विषय क्या है। तो फाग क्या होता है भाई, होली और प्रेम उत्सव। जब आपको पता भैया होली का मौसम आ रहा है तो इसमें फाग के गीत गाए जाते हैं। तो फसल की आपके सामने जो कटाई का मौसम आता है उस समय जो आपके सामने जो ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, इसमें जो फाग के गीत गाए जाते हैं और आपके सामने प्रेम उत्सव देखने को मिलता है। कवि देव का प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार रस। कवि देव का प्रमुख रस कौन सा है, मतलब प्रेम से संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित साहित्य की रचना की जाती है। अलंकारों की प्रधानता, जो रीतिबद्ध काव्य होती है उसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग किए गए, उपमा और रूपक अलंकार। कौन से अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार, दोनों के दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार, उपमा और रूपक अलंकारों का आपके सामने प्रयोग किया गया है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, देव का साहित्यिक महत्व क्या है। कवि देव के द्वारा आपके सामने श्रृंगार काव्य के प्रमुख कवि कौन से साहित्य की, श्रृंगार रस का जो साहित्य होता है, श्रृंगार रस जो काव्य है, श्रृंगार रस का जो काव्य होता है उसके प्रमुख कवि कौन है, कवि देव। कौन से कवि, कवि देव आपके सामने जो श्रृंगार रस है उसके प्रमुख कवि के रूप में उनको जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यूनिट फर्स्ट सेकंड समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। कौन सी यूनिट नंबर की तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ अपन पढ़ने वाले हैं भाई। चलिए यहाँ पर भूषण, धनानंद व आलम से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित, भूषण, धनानंद व आलम से संबंधित है। भूषण की प्रमुख विषय क्या है। तो भूषण के द्वारा किस प्रकार का साहित्य की रचना की गई है, वीर रस के साहित्य की। कौन सा साहित्य की, वीर रस का जो साहित्य है वो आपके सामने जो भूषण कवि है उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई। कौन सा साहित्य था, कौन सा रस इनके साहित्य में देखने को मिलता है, वीर रस। आपके सामने जो युद्ध से संबंधित जो साहित्य होता है वीर रस, वो आपके सामने कवि भूषण के द्वारा प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा, कवि भूषण के द्वारा वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। भूषण ने किसकी प्रशंसा की है। तो शिवाजी महाराज शिवाजी है उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई है। किसके बारे में, जो वीर शिवाजी हैं आपके सामने, जो अपने शिवाजी महाराज हैं उनके जीवन के बारे में आपके सामने जो कवि भूषण है उनके द्वारा क्या की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। भाषा शैली क्या है भाई, जो अपने महाराज वीर शिवाजी हैं, अब आपको पता भाई उन्होंने मुगलों के साथ लोहा लेने का काम किया था। कहीं ना कहीं उनके साहित्य में आपके सामने किसकी बात देखने को मिलेगी, वीरता की।
किसकी? वीरता की। और वीरता जहाँ पर आती है आपके सामने, वीर रस वहाँ पर आता है, वहाँ पर आपके सामने साहस की बात होगी, है ना। तो ओजपूर्ण ब्रजभाषा, लिखा तो साहित्य इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। आमतौर पर ब्रज भाषा को प्रेम की भाषा, श्रृंगार रस की भाषा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ओजपूर्ण मतलब उत्साह की भावना ज्यादा है। किसकी? उत्साह की भावना ज्यादा देखने को मिलता है। वीर रस की प्रधानता की विशेषता क्या है? वीर रस में आपके सामने क्या विशेषता है? वीर रस की पराक्रम और उत्साह, मतलब आपके सामने जो वीर रस में जो साहित्य की रचना की गई वहां पे पराक्रम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पराक्रम देखने को मिलता है कि कैसे आपके सामने जो अन्य राजाओं से आपके सामने लोहा लेने का काम किया था आपके सामने जो हमारे राजाओं के द्वारा, और उत्साह की भावना भी देखने को मिलती है। किसकी भावना? उत्साह की। पराक्रम, युद्ध से संबंधित पराक्रम और उत्साह की भावना आपके सामने देखने को मिलती है। किसमें? वीर रस के साहित्य में। कौन से साहित्य में? वीर रस का जो साहित्य होता है उसके अंदर पराक्रम और उत्साह की भावना मुख्यतः देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है भूषण का महत्व क्या है? तो भूषण का क्या महत्व है? राष्ट्र भावना को जागृत करने का। तो जो कवि भूषण है उन्होंने क्या किया था? राष्ट्र भावना, कौन सी भावना? अपने देश के प्रति जो भावना है उसको जागृत करने का काम किया था। क्या किया था भाई? अपने प्रति, क्योंकि उन्होंने जो शिवाजी के माध्यम से हमारे देश के लोगों को जागृत किया था कि आप सब लोग जागो, और हमारे जो देश है उसके अंदर बड़े बड़े जो सेना नायक होते हैं वीर शिवाजी जैसे, जिन्होंने क्या किया था? जो मुगलों से और जो आपके सामने जो मुस्लिम आक्रांताएं होती थी उनसे लोहा लेने का काम किया था। आप भी अपने देशभक्ति, देश प्रेम के प्रति, देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करो। अगले वाला प्रश्न है धनानंद। धनानंद का प्रमुख रस कौन सा भाई? धनानंद में श्रृंगार और विरह रस, मतलब श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित होता है। उसके अंदर आपके सामने श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। श्रृंगार रस होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, संयोग, एक मिनट रुकना भाई, संयोग श्रृंगार रस और वियोग या विरह श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित होता है, आपको पता है। संयोग श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में मिलते हैं तब संयोग श्रृंगार रस आता है। विरह और या वियोग श्रृंगार रस वो होता है जिसमें वो दोनों बिछड़ जाते हैं। तो धनानंद के द्वारा आपके सामने कौन सा रस का प्रयोग किया गया था? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया था, और विरह की भावना देखने को मिलती है। प्रेमी और प्रेमिका इनके जो साहित्य है उसके अंदर बिछड़ते हैं, उसके अंदर जो अलगाव की भावना होती है, उसमें जो आपके सामने तड़पन होती है, उससे संबंधित आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। समझ में आ गया? श्रृंगार और विरह रस की भावना देखने को मिलती है। चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है का भाव क्या है? मतलब अति सुदो स्नेह को मार्ग है मतलब प्रेम का मार्ग। अति सुदो स्नेह को मार्ग, स्नेह मतलब प्रेम का मार्ग है, वो अति शुद्ध है। शुद्ध मतलब बहुत ही ज़्यादा सरल है, हर कोई व्यक्ति इसी मार्ग पर चल सकता है। तो आपके सामने लिखा गया है कि भाई जो प्रेम का, किसका मार्ग? प्रेम का जो मार्ग है वो आपके सामने कैसा है? एकदम सीधा और सरल मार्ग है। कैसा मार्ग है? सीधा और सरल मार्ग आपके सामने। किसका मार्ग भाई? प्रेम भावना का जो मार्ग है वो आपके सामने एकदम सीधा और सरल मार्ग है। विरह की अनुभूति किस में होती है? विरह मतलब आपके सामने जो प्रेमी और प्रेमिका जब अलग हो जाते हैं तो विरह की जो भूमिका होती है, अनुभूति कैसी होती है? अत्यंत मार्मिक। अत्यंत मार्मिक का अर्थ क्या होता है? आपके सामने जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो आपके सामने अत्यंत पीड़ादायक भावना जो निकल कर आती है वही विरह की भावना होती है। अगले वाला प्रश्न है, धनानंद की भाषा कैसी है? तो धनानंद के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें कौन सी भाषा थी आपके सामने? ब्रज भाषा। किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती थी भाई? आपके सामने धनानंद के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। धनानंद ने अपने साहित्य की रचना किस में की थी? ब्रज भाषा के अंतर्गत की गई थी। धनानंद की विशेषता क्या? भावुकता और करुणा का भाव। कैसा भाव? आपके सामने जो प्रेम का भाव, भावुकता मतलब प्रेम का भावना और करुणा की भावना आपके सामने जो धनानंद है उसके साहित्य में देखने को मिलती है। किसकी भावना? भावुकता की और करुणा की भावना देखने को मिलती है। चलिए आलम की बात करें, आलम के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, आलम का काव्य स्वरूप कैसा है? तो जो कवि आलम है उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कौन से रस की? श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस की प्रधानता आपके सामने देखने को मिलती है। अच्छा प्रश्न है, कवि आलम के द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, कौन सा रस? श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा था।
अगले वाला प्रश्न आपके सामने, प्रकृति चित्रण की विशेषताएं क्या होती है। जो प्रकृति चित्रण में कैसे साहित्य की रचना की जाती है, सौंदर्यपूर्ण। कैसे पूर्ण, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का जो प्रकृति है उसका कैसी सौंदर्य भावना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। किसके अंदर, जो आपके सामने जो इनका साहित्य लिखा गया है इसके अंदर सौंदर्यता की भावना देखने को मिलती है, सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया जाता है। प्रेम भाव की अभिव्यक्ति क्या होती है, कोमल और मधुर। कैसा आपके सामने जो प्रेम भावना है उसमें कैसे किस प्रकार का साहित्य रचना की जाती है, कोमलता से भरा हुआ। कैसा, कोमलता और मधुरता से भरा हुआ, कोमलता और मधुरता से भरा हुआ साहित्य की रचना की जाती है। समझ में आ गई। तो प्रेमपूर्ण जो साहित्य होता है उसमें कोमल और मधुर साहित्य की रचना होती है। कैसा साहित्य, कोमल और आपके सामने मधुर साहित्य उसकी रचना की जाती है। कैसी जो इनके द्वारा कैसे साहित्य, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, ब्रज भाषा का। कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, ब्रज भाषा का आपके सामने इनके द्वारा मुख्यतः प्रयोग किया गया था। आलम का महत्व क्या है, आलम के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसका क्या महत्व है। रीति काल के प्रमुख कवि थे। कौन से काल के, रीति काल के। कौन सा काल था भाई इनका, जो रीति काल है उसके प्रमुख कवियों में से उनका नाम जाना जाता है। किसका, आलम का। इसका भाई जो आलम है उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की जाती है उनके प्रमुख कवियों, कौन से प्रमुख कवियों में से इनका नाम है, रीति काल के। कौन सा काल, रीति काल के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है किसको, आलम को। समझ में आ गया। तो आलम को रीति काल के प्रमुख कवियों में से जाना जाता है। चलिए यूनिट नंबर 4 है जिसमें पद्माकर और सेनापति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न है पद्माकर, पद्माकर का मुख्य विषय क्या है। तो पद्माकर के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार और उत्सव की भावना नजर आती है। किसकी, श्रृंगार, प्रेम रस की, और आपके सामने जो उत्सव की, प्रेम रस की और उत्सव की भावना आपके सामने देखने को मिलती है। श्रृंगार रस से संबंधित और उत्साहित भावना, आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको पढ़कर आनंद आ जाता है। कैसी भावना आपके सामने अनुभूत होती है, आनंद की भावना आपके अंदर आनंदित हो जाती है उसको पढ़कर। तो यही आपके सामने जो पद्माकर है उनके साहित्य में श्रृंगार रस और उत्सव की भावना मुख्यतः देखने को मिलती है। फाग वर्णन की विशेषता क्या है। तो जो फाग का साहित्य होता है उसके अंदर क्या, उल्लास और रंग की भावना दिखाई पड़ती है। किसकी, उल्लास और रंग, मतलब अलग जो आपके सामने साहित्य है उसमें सभी लोग खुश हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और उल्लास और प्रेम की भावना नजर आ रही है। किसकी, उल्लास प्रेम की, और जो रंग है आपके सामने वो लगा रहे हैं। भाई आपको पता है गुलंडी का मनाई जाती है ना, जो होली के अगले दिन, तो उसमें उल्लास की भावना और जो रंग है वो एक दूसरे को लगाया जाता है। भाषा शैली कैसी है, अलंकारिक ब्रज भाषा, मतलब ब्रज भाषा से संबंधित साहित्य की रचना की गई। किससे संबंधित, जो ब्रज भाषा है, अलंकार से परिपूर्णता आपके सामने, जो अलंकार से परिपूर्ण आपके सामने ब्रज भाषा उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब साहित्य के अंदर अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाता है और ब्रज भाषा का उसमें प्रयोग देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण में क्या दिखाई पड़ता है आपके सामने, सौंदर्य और चंचलता। प्रकृति है जो इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया इसमें जो प्रकृति चित्रण किया गया है, जहाँ पर प्रकृति पर रहने वाले जीव जंतु कैसे कार्य करते हैं आपके सामने, और अन्य जो कोई घटना है, प्रेम भावना को भी प्रकृति के जो अनेक जो चित्रण है उसके माध्यम से प्रकृति को आपके सामने जो रूप चित्रण श्रृंगार रस में जोड़ा गया है। काव्य की प्रवृत्ति कैसी है, तो आप सबको पता है भाई जो साहित्य लिखा गया है ये किसके ऊपर आपके सामने, दरबारी काव्य। रीतिकाल में कैसा काव्य होता है, दरबारी काव्य आपके सामने दरबार में रहकर रचना की जाती थी और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कौन सा रस की, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है भाई, दरबारी काव्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। किसकी, दरबारी काव्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। कौन सा, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। सेनापति की बात करें, सेनापति का प्रमुख रस कौन सा है, तो सेनापति के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उनके द्वारा प्रमुख रस कौन सा है भाई, वीर रस। कौन सा रस है उनके द्वारा, कौन सा रस लिखा जाता है आपके सामने, वीर रस। आपके सामने जो सेनापति है उनके द्वारा कौन सा रस की भावना दिखाई पड़ती है भाई आपको, साहस या वीर रस की। कौन से की, साहस या वीर रस की आपके सामने भावना दिखाई पड़ती है। कौन से रस की, साहस या वीर रस की आपके सामने भावना दिखाई पड़ती है। वर्ष का तरनी तेज का भाव,
वर्ष का तरनी तेज का भाव क्या है, मतलब जो प्रकृति होती है उसके बारे में, वर्ष के तरनी तेज के अंदर क्या किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है। क्या है, जो प्रकृति है उसकी कैसे भाव है, प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है, जो प्रकृति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसका प्रकृति वर्णन देखने को मिलता है। शशिर तुषार में भाव क्या है, शशिर तुषार में क्या भाव है, शीत ऋतु का वर्णन। शशिर तुषार में क्या है, जो शीत ऋतु, कौन सी ऋतु भाई, जो ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु का जो मौसम होता है उसके बारे में आपके सामने जो शशिर तुषार है उसके अंदर प्रयोग किया गया है। शशिर मतलब ठंड के मौसम की बात की जाती है। सेनापति के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें कैसी भाव है भाई, नाम सेनापति, काम भी वैसे ओजस्वी या साहस की भावना दिखाई पड़ती है। किस प्रकार का साहित्य की रचना की गई है, ओजस्वी या साहस से संबंधित साहित्य की रचना की गई। किस प्रकार की भाषा है भाई, सेनापति की ब्रज भाषा। किस प्रकार के साहित्य की रचना की गई इनके द्वारा, ब्रज भाषा से संबंधित साहित्य की रचना की गई है। रीतिकाल में आपके सामने जो सेनापति है उनका प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। अलंकारों की क्या भूमिका है, आपके सामने जो काव्य होता है, जो काव्य होता है उसमें सौंदर्य बढ़ाने की काम करते हैं। क्या अलंकार क्या काम करते हैं भाई, आपके सामने जो सौंदर्य होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, अलंकार क्या काम करते हैं भाई, जो सौंदर्य होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ऋतु वर्णन की विशेषता क्या होती है, चित्रात्मक, जो अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से क्या किया गया आपके सामने, साहित्य की जो अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। काव्य का स्वर ओज और श्रृंगार रस का मिश्रण है, मतलब एकदम साहस की भावना और प्रेम भाव या श्रृंगार रस की मुख्य विशेषता देखने को मिलती है। सेनापति का साहित्यिक महत्व क्या होता है, वर्णनात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है भाई आपके साथ। तो बच्चों ये था आपका पेपर जो रीति काव्य से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।